जय हिंद दोस्तों। आज हम 12th एंड 13 जनवरी 2025 विजन एस न्यूज़ को सिम्प्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम जो 11 जनवरी को हमने आपको क्वेश्चन दिए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। 2024 के हमारा क्वेश्चन था, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर आर ऑफन डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। अभी देखिए, इट वाज सो इजी क्वेश्चन टू डू। यहाँ पे एक हाईलाइट है मेम्ब्रेन, और अगर आपको पता हो हमारे घर में भी आरओ फिल्टर्स होते हैं, राइट? और आरओ फिल्टर्स में हमें मेम्ब्रेन टाइम टू टाइम बदलना होता है। आप जो इतना सा सिलिंड्रिकल देखते हो वो मेम्ब्रेन होता है। तो उस मेम्ब्रेन को हम बदल रहे हैं, तो वो काम में क्या ले रहे हैं? पानी को क्लियर करने के लिए, राइट? प्योरीफाई करने के लिए। और यहाँ पे आपको कौन से ऑप्शंस दिख रहे हैं जो कि पानी के साथ रिलेटेड है? देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, डी। सो इट वाज एक्चुअली इजी टू डू। अभी ये क्वेश्चन बोल क्या रहा था कि भाई बायोरिएक्टर मतलब कि कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का हम यूज कर रहे हैं पानी को क्लियर करने के लिए, वैसा कुछ हमने मेम्ब्रेन बनाया हुआ है। ठीक है, तो डी हमारा ऑप्शन था। बाकी ये कुछ बनता ही नहीं था कि भाई असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, बिल्कुल नहीं। हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, टालन है, फिर एआरटी में हम यूज करते हैं वो गैमेट्स को वो बनाते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली। तो कोई भी ड्रग डिलीवरी में भी कोई काम नहीं आता है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट वाटर और मेम्ब्रेन रिएक्ट था, इसलिए इजी है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर जो टर्म यूज होती है वो किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं? ठीक है, पंप स्टोरेज। पंप से आपको सिर्फ क्या पता चल रहा है कि कुछ पानी के साथ रिलेटेड है, राइट? और यहाँ पे हम देखते हैं तो हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर क्या होता है? हम पानी को यूज करते हुए एनर्जी को जनरेट करते हैं। हमने ये पंप स्टोरेज बात ही भी की हुई है, राइट? कि कोई डैम होता है, अगर उस वक्त एक्सेस पानी हमारे पास अवेलेबल होता है तो हम जो डाउन एरिया में पानी होता है उसको पंप के थ्रू ऊपर भेज देते हैं, क्योंकि जब हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़े तब उसी पानी को हम वापस नीचे लेते हुए अपनी टरबाइन को घुमा पाए और उससे एनर्जी को कलेक्ट कर पाए या फिर एनर्जी को यूटिलाइज कर पाए। ओके, तो इसी को बोलते हैं पंप स्टोरेज, क्योंकि पंप के थ्रू हमने पानी को जब जरूरत नहीं थी एनर्जी को तब ऊपर भेज दिया और फिर हाइड्रो पावर का यूज किया। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया और इसलिए मैं थोड़ा हरी में जा रहा हूँ। तो हाइड्रो पावर है वो तो ठीक है ना, आपको कुछ भी नहीं आ रहा था, सिर्फ इतना पता हो कि हाइड्रो पावर क्या होता है, उधर से ही हमारा आंसर बन जाता था। देखो, हाइड्रो पावर मतलब एनर्जी की बात है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी का क्वेश्चन स्टेटमेंट कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ एक। यहाँ पे देखिए, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। अभी देखो, आप यहाँ पे अगर वाटर हार्वेस्टिंग करते पंप को स्टोरेज करने की बात से तो एकदम गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर की बात करें, स्टोर किसको कर रहे हैं? हाइड्रो पावर को स्टोर कर रहे हैं, वाटर को स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया भाई? लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन 24 के थे और दोनों इस तरीके से क्वेश्चन थे कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जीरो नॉलेज है, सिर्फ लॉजिक है आपके पास, एनालिसिस है, तो आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ओके चलिए। और ये दोनों वैसे हमने देखे भी हुए हैं बहुत बार, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी में बता दिया। अभी हम मेंस बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। 2018 का क्वेश्चन था हमारा कि भाई, डिस्पाइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स फॉर एडिकेशन ऑफ पॉवर्टी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पॉवर्टी इज स्टिल एग्जिस्टिंग। मतलब बोल रहे हैं कि भाई पॉवर्टी के लिए हमारे पास प्रोग्राम्स तो बहुत है, बट पॉवर्टी अभी तक गई नहीं है। तो देखो, दो डायमेंशन यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला डायमेंशन है कि हमारे प्रोग्राम कौन कौन से हैं, ठीक है, पॉवर्टी के रिलेटेड। और दूसरा कि स्टिल पॉवर्टी क्यों है हमारे यहाँ पे, तो फर्स्ट एंड सेकंड। और कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का है। तो देखो, दोनों को हमें एड्रेस करना ही पड़ेगा, राइट? और मेन चीज क्या है यहाँ पे? हमें रीजंस बताने। एक क्वेश्चन ने साफ साफ बता दिया है कि हम क्या पूछ रहे हैं, तो हमारा इधर उधर जाना बिल्कुल भी बनता नहीं है। चलिए, अभी सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता था? बहुत से वे थे। सबसे पहले तो आप भाई यहाँ पे ऊपर ही आ जाते हैं। अभी सबसे पहले आप क्या कर सकते थे? पॉवर्टी को डिफाइन कर देते कि भाई पॉवर्टी क्या होती है, या फिर किस कमिटी की बेसिस पे हम पॉवर्टी को डेफिनेशन दिए हुए हैं, मतलब क्या उसके क्राइटेरियाज रखे गए हैं। ओके, ये फर्स्ट हो जाता। दूसरा, कोई करंट अफेयर का आप डेटा ले लेते, जैसे कल ही हमने देखा था ना, जो एसबीआई की हमने रिपोर्ट देखी थी जहाँ पे 5% से भी कम हमारी पॉवर्टी बची हुई थी। ये दूसरी चीज हो सकती थी। तीसरा क्या हो सकता था कि भाई आप डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देते कि भाई गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स तो बहुत सारे चल रहे हैं, बट स्टिल पॉवर्टी हमारी नहीं गई है। जैसे कि एज पर मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ इंडिया, नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंग 11% जितनी पॉपुलेशन अभी भी हमारी मल्टी डायमेंशनली पुअर है। फिर भाई ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं, वहां पे बताते हैं कि भाई मोर देन 250 मिलियन जितनी पॉपुलेशन हमारी पॉवर्टी के अंदर है। तो ये सब डेटा को आप यूज कर सकते थे। और जैसे कि हमने बात किया है, हमेशा सबसे इजी अप्रोच कौन सी रहती है? अगर आपको कुछ भी इंट्रोडक्शन नहीं आ रहा है तो, जब कुछ भी नहीं आता है तो क्या करना है? जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही का वही लिखना है। जैसे कि
Despite various programs of government of India, there is still poverty existence in our country as discussed below. और फिर हम उसके रीजंस को देखेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो टाइमलाइन में बताया था, मैंने कैसे अप्रोच किया है वही बताते हैं कि भाई एज पर रिसेंट रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, जो एसबीआई की बात की थी वही रिपोर्ट पब्लिश नीति आयोग ने किया है कि हमारी पॉवर्टी रिड्यूस हुई है बाय 5%, जो कि 2014 और 15 में 25% के आसपास थी, ठीक है, 24% के आसपास। मैंने यहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स बता दिए जो कि एक्चुअली पूछे गए थे कि भाई गरीब कल्याण अन्न योजना, मनरेगा, पीएम आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है, या फिर पीएम किसान, सिंपल दोनों लिख सकते हो। और देखो 4 ही बताए हैं बट हल्का सा ना हमने कोई डिजाइन का यूज कर रहे हैं, मतलब ऐसे मैंने 2 बता दिए हैं ऐसे करके। तो देखो दिखने में अच्छा दिख रहा है, राइट? लग अच्छा रहा है, प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है, तो ऐसा आपको भी यूज करना है। हर क्वेश्चन में आप ये ऐसे लाइन दे दोगे, ऐसा नहीं चलेगा, राइट? या फिर ऐसे प्रोग्राम्स बना के ऐसे गोल में ठक ठक दे दिया, हर बार ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, हर एक क्वेश्चन में ऐसा होगा तो नहीं अच्छा लगेगा। तो आपको खुद इनोवेशन करना है कि अपने अपने डिजाइन कैसे बना सकते हैं अलग तरीके से। ओके, तो पहले ही हमने गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स बता दिए, अभी हम बताएंगे कि क्यों पॉवर्टी अभी भी एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले पॉइंट्स में पॉइंट्स आप अगर लिख सकते हो तो वो सबसे अच्छी बात होती है। यहाँ पे मेरे कनेक्ट हो रहे थे इसलिए मैंने लिखे हुए हैं कि भाई इकोनॉमिक फैक्टर कौन सा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और अंडर एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे अभी भी परसिस्ट करता है। जैसे कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग 10% ऑफ यूथ हमारा अनएम्प्लॉयड है, ये हमने भी डिस्कस किया हुआ है, राइट? फिर वेज डिस्पैरिटीज है या फिर लैक ऑफ वेज है, ओके ये भी आपको पता है। सोशल फैक्टर्स में देखें तो रूरल अर्बन डिवाइड और इनकम डिस्पैरिटीज है, जैसे कि ऑक्सफैम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 10% जितने पीपल जो है वो 90% जितनी वेल्थ को ऑक्यूपाई करते हैं, राइट? तो ये सब हमने पहले भी बात की हुई है, तो मैं रिपीटेशन में नहीं ले रहा हूँ, ये सब हमने बात की हुई है। फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स में अभी देखो कोई भी ऐसी चीज हो ना कि जिसमें पॉइंट्स में से पॉइंट्स आप लिख सकते हो, लिखना चाहते हो, उसको पेस्टल में ही अप्रोच करो जो हम ऐसे में यूज करते हैं। और मैंने बताया हुआ है, देखो पी फॉर पॉलिटिकल और गवर्नेंस, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल या फिर साइंस ले सकते हो आप, टी फॉर ट्रेनिंग या फिर टेक्नोलॉजिकल ले सकते हो। हमारे यहाँ पे क्या क्या कनेक्ट हो रहा था वो हमने ले लिया कि मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल लिया, फिर यहाँ पे इकोनॉमिकल, सोशल, फिर टी नहीं हो रहा था बट उसके बाद का ई हो रहा था एनवायरमेंटल, तो वो ले लिया। तो जो पॉसिबल है वहां पे हम ऐसा यूज करेंगे, ठीक है? या फिर जहां पे हमें कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा हो उधर ऐसा यूज कर लेंगे। जैसे कि देख लीजिए पॉलिटिकल में क्या लिख दिया, आप खुद सोचिए पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक में क्या इश्यूज चलता है, पॉलिटाइजेशन चलता है, या फिर एथिकल ईगोइज्म, हेडोनिज्म, करप्शन, ये सब हमें पता है, राइट? उसका एग्जांपल भी लिख दिया कि भाई पीडीएस में लीकेजेस जो हमें देखने को मिलते हैं। अभी एथिकल इगोइज्म क्या होता है पता है? कि एथिक्स की पार्ट है डेफिनेटली। अगर मुझे मेरे फायदे के लिए कोई चीज सही लग रही है तो उससे कुछ भी नुकसान हो रहा हो वो सही है, मतलब कुछ भी चलेगा। इवन व्हेन मुझे लगता है कि भाई मुझे कोई प्रॉपर्टी चाहिए और उससे मेरा फायदा है और इससे मैं अपने भाई को मार दूं तो वो भी सही है। इट इज एथिकल इगोइज्म, ठीक है? फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आते हैं, जैसे कि फ्लड्स आ गए, साइक्लोन्स आ गए। उधर भी मैंने एग्जांपल लिखा है कि भाई कोसी रिवर में जो फ्लड्स आते हैं उससे बहुत सारे लोग का फोर्स माइग्रेशन हो जाता है, ठीक है? तो ये इकोनॉमिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स और रीजंस हमने डिस्कस कर लिए, पॉइंट्स में सब पॉइंट्स बताए हैं। हो सके तो ऐसा ही हम आंसर लिखेंगे पॉइंट में और उसके भी सब पॉइंट बताएंगे। अभी देखो इसी को आप अगर ये पैरा में लिखते हो तो लिख सकते हो, सेम ही रहेगा, बट ए बी करके लिखते हो तो ज्यादा अच्छा दिखता है, ठीक है? चलिए, और देखो हर एक में जिधर जिधर पॉसिबल है आपको एग्जाम्पल देना है या फिर कोई डेटा देना है। ऐसे ही जो फालतू पॉइंट रहेगा उसके कोई ज्यादा कोई अच्छा मार्क्स मिलते नहीं है, ऐसा आपका लखेगा तो आपके चांसेस है कि आप टॉपर बन पाओगे। फिर कंक्लूड हमने कैसे किया है, 2-3 तरीके से कर सकते हो। मेरा एक्चुअली उस वक्त एक भी कंक्लूजन मुझे अच्छा नहीं लगा, जैसे कि existence of poverty is continuously reducing in trend, showcasing India's commitment of inclusive nation by 2047। तो देखो ये ठीक हो गया कि हमारा, मैंने ये पॉजिटिव साइड दिखाई कि भाई कुछ भी हो, पॉवर्टी का जो ट्रेंड है वो तो लगातार डिक्लाइन कर रहा है। और ये थोड़ी सी मुझे इंग्लिश भी ठीक नहीं लगी, इवन नहीं लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे, एग्जिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी इज इन कंटिन्यूअस रिड्यूसिंग ट्रेंड, ट्रेंड की क्यों मैं बात चल रहा हूँ तो ठीक रहता, इसलिए ओके ओके हो गया। फिर दूसरे टाइप का मैं लिखा कि भाई ये तो इधर आंसर खत्म हो गया था, वो पढ़ने के बाद में लिखा कि भाई टू कंक्लूड प्रोग्राम ऑफ पॉवर्टी इज स्ट्रॉन्ग बट इफेक्टिवनेस इज वीक, इम्प्रूव दिस नीड्स फॉर बेटर इंडिया। तो ये भी एक चल सकता था, ठीक है? या फिर एक और हम लिख सकते थे कि भाई नाउ इंडिया शुड वर्क ऑन दिस इश्यूज टू
एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर, SDG 1। इतना रखता ना, ये सबसे बेस्ट रहता, पर तब मुझे ये क्लिक नहीं हुआ। ठीक है, हमें सीखना यही है कि कौन सी हम गलतियां कर रहे हैं और कौन सी हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो देख लीजिए, इजी प्रेजेंटेशन था, इजी क्वेश्चन था, आप इजीली कर सकते हो। बस जो भी था यहाँ पे लिखने का था। जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसको हमें हमेशा बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, अभी समझ लीजिए आपको एक भी कंक्लूजन नहीं आता तो क्या लिखना था, तो बस समराइज करना था। टू कंक्लूड, दिस इज हाउ पॉवर्टी एग्जिस्टेंस इज स्टिल परसिस्ट इन इंडिया। दैट्स इट। वही लाइन, एक ही लाइन, कुछ भी नहीं, जो क्वेश्चन ने पूछा है वही का वही, और कुछ भी हमने बात नहीं की। बट बेस्ट यही रहता। ठीक है, SDG 1 को लिख देना। आपको SDG सारे के सारे याद ही रहने चाहिए, मैंने 10 बार बोला है, और करना ही है। आपको जब कुछ भी याद नहीं आएगा तो ये SDG ही काम आएंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे डिस्कस किया है, या फिर कैसे जो प्रीलिम्स बेस थे वो भी हम अटेम्प्ट कर सकते थे। अभी देखो, हम आज की न्यूज की कवर करते हैं। सारी न्यूज जो है इजी है, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे आपको समझानी है, तो एकदम इजीली हम कवर करेंगे और जल्दी कवर करेंगे। सबसे पहला था, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने बताया कि रिसर्च की एप्लीकेशंस क्या फायदे दे सकती है हमें। ठीक है, दैट्स इट। रिसर्च क्या होता है भाई? डिमॉन्स्ट्रेट करती है कंट्रीब्यूशन दैट रिसर्च मेक्स टू द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। इजी। इसके बाद इमीडिएट और लॉन्ग टर्म दोनों फायदे होते हैं डेफिनेटली, इसीलिए सब रिसर्च करते हैं। रिसर्च मतलब हर एक फील्ड की रिसर्च चल रही है। ठीक है, कोई भी हो सकती है। अभी देखो, एकेडमी की हम बात करें तो रिसर्च में क्या फायदा मिलेगा, तो भाई उससे पूरी की पूरी एकेडमिक डिसिप्लिन डेवलप हो जाएगी और सबको फायदा मिलेगा। ये कॉमन सेंस है। ठीक है, कोई रिसर्च आपने की हुई है तो सबको फायदा मिलने वाला है। नॉन एकेडमिक की या फिर सोशियो इकोनॉमिक की बात करें तो भाई बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि भाई कल्चर में डिस्टिंक्टिवनेस और ट्राइबल वैल्यूज या फिर कस्टम्स को हम हेल्प कर पाएंगे प्रिजर्व करने के लिए। इकोनॉमी में इनइक्वालिटी और ग्रोथ, इनइक्वालिटी को कम कर पाएंगे और ग्रोथ में हम ज्यादा काम कर पाएंगे। फिर एनवायरनमेंट में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में को हम कैसे कम कर सकते हैं उसकी बात कर पाएंगे। फिर हेल्थ में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, उससे हम 10,000 जितने जीनोम्स को ऑलरेडी दे चुके हैं रिसर्चर्स को कि भाई आप रिसर्च कीजिए, जो भी फायदा हो सकता है उसमें। फिर वोटिंग बिहेवियर के सामने रिसर्च कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि कैंडिडेट्स कैसे वोट करते हैं या फिर क्या और अच्छा हम कर सकते हैं वोटिंग के लिए। और फिर टेक्नोलॉजी में हम नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, हर एक फील्ड में हमने कुछ ना कुछ करके रखा है। तो इन शॉर्ट, इंडिया ने जो जो भी फील्ड में हम रिसर्च कर रहे हैं उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं और कौन सी रिसर्च चल रही है उसकी बात की हुई है। बकवास आर्टिकल है, कुछ खास काम का नहीं है, बस हमें ऑलरेडी सब सारा देखा हुआ है, इसलिए हमारे लिए कुछ काम का भी नहीं है। क्योंकि हमने जीनोम इंडिया भी देख लिया था थोड़े दिनों पहले ही, जब 10,000 रिसर्च को दिया गया था। नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी को हमने भी बहुत बार देख लिया है, इसलिए टोटली हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, देखो फिर यहाँ पे इम्पैक्ट इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री इकोनॉमिक, बकवास बातें हैं, सब कुछ देख लीजिए। इनिशिएटिव इंप्रूव रिसर्च इकोसिस्टम, क्या क्या हम कर रहे हैं, तो भाई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लेके आए। ये एक्चुअली अच्छा है कि आपको जितने भी साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं या फिर रिसर्च पेपर्स होते हैं वो एक ही सब्सक्रिप्शन से थ्रू मिल सकते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, हमने बात की हुई है। इन शॉर्ट क्या होता है, समझ लीजिए बहुत सारी अलग अलग मैगजीन्स आती है। ठीक है, ABC कंपनी की कोई मैगजीन है, साइंटिफिक स्पेस के रिलेटेड बात करती है। फिर XYZ कंपनी की कोई रिसर्च है, वो क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करती है। सबका पहले मुझे अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, जैसे अमेजोन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार का ले लिया। गवर्नमेंट ने एक ही प्लान ला दिया, इस एक ही प्लान के अंदर आपको सारी की सारी जर्नल मिल जाएगी, तो ये बहुत ही ईजी हो गया, राइट। फिर हमने भाई विज्ञान धारा बनाया हुआ है जो कि DST के अंदर काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर हमने स्पार्क बनाया है जो कि करता है एकेडमिक रिसर्च को प्रमोट बाय कोलैबोरेशन। एंड एट लास्ट हमने इम्प्रिंट भी बनाया है जो कि रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है। इंजीनियरिंग चैलेंजेस जो जो भी हो उसको आप कैसे इजीली टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मल आर्टिकल था बट फिर भी थोड़ा सा हमारे लिए काम का है, क्योंकि 2014 में रिसर्च के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इनडायरेक्टली रिसर्च के रिलेटेड क्वेश्चन दूसरे भी साल में आए हैं, ईयर मुझे याद नहीं है, बट आए हुए हैं। बट ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो इतना हमारे लिए काम का नहीं है। ठीक है, बट डू रिमेम्बर PYQ आया है तो हमें हमेशा उसके रिलेटेड कुछ तो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज को कवर करते हैं। सोवरेन AI के ऊपर है। देखो, फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी, जो हमारे मेटी के मिनिस्टर है उन्होंने बोला था, फॉर्मर मिनिस्टर ने, सोवरेन AI के बारे में। देखो ये भी अगेन बकवास न्यूज है, बट फिर भी AI हमारे 2023 के क्वेश्चन में था, शायद 24 का क्वेश्चन है, अभी मुझे याद नहीं है 24 का है 23 का, उसमें ये था सोवरेन AI। यहाँ पे हम बात किस करें तो भाई नेशन का खुद का AI,
हम खुद की टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, वो उसको बोलेंगे सोवरेन है, क्योंकि सोवरेन का मतलब ही क्या होता है, हमारी खुद की हो जो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे एआई है तो नेशन कैपेबिलिटी टू कंट्रोल ओवर एआई टेक्नोलॉजी एंड एसोसिएटेड डेटा। ग्रेट। ओके, यहाँ पे एआई स्ट्रेटेजी के बारे में इंडिया का क्या है भाई, एक तो गवर्नमेंट एआई होगा, दूसरा प्राइवेट एआई होगा, दोनों को मिला के हमारा सॉवरेन एआई बनेगा, ठीक है। गवर्नमेंट एआई मींस एआई इन यूज केसेस रिलेटेड टू गवर्नेंस, ठीक है। एंड गवर्नमेंट कैन बिल्ड एंड डिप्लॉय ओवर एग्जिस्टिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ग्रेट। देखो ये सब बाकी फालतू बातें हैं और कुछ भी देखने को नहीं है। मैं जानबूझ के इस वीडियो में नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये आर्टिकल एक्चुअली समझने वाला है ही नहीं। आपको मैं खामखा बताऊंगा, आपके दिमाग में खामखा कचरा जाएगा और वो काम का नहीं है, ठीक ठीक है। जो काम का है उसको देखते हैं। एआई के रिलेटेड गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या-क्या हैं, ठीक है? तो भाई इंडिया एआई मिशन है, ओके? इसमें हमारा काम ही यही है कि एआई को बिल्डअप करना है, एआई के स्टार्टअप को बढ़ाना है, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, ठीक है? और प्राइवेट सेक्टर को देख तो भाई टाटा ग्रुप ने पार्टनरशिप की रखी है एनवीडिया के साथ। एनवीडिया जो है ना, वो अपनी यूएस की फर्म है जो कि इसी के साथ जुड़ी हुई है, सब चिप्स बनाने में, कि सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर तो नहीं, अपनी जो कंप्यूटर चिप्स होती है उसको बनाना, ठीक है। फिर रिलायंस ने भी पार्टनरशिप की हुई है एनवीडिया के साथ। एनवीडिया की चिप्स ना बहुत पावरफुल होती है, उसकी जो कंप्यूटर सिस्टम्स होती है बहुत पावरफुल होती है, इसलिए उनके साथ इन लोगों ने पार्टनरशिप की है, ठीक है। इन शॉर्ट हमें याद क्या रखना है कि सॉवरेन एआई जो है उसका कॉन्सेप्ट किसके साथ रिलेटेड है और इंडिया के एआई के रिलेटेड मिशंस क्या-क्या है। बाकी आपको सब पता है एआई के फायदे क्या होते हैं, हमने क्योंकि इतनी बार डिस्कस किया हुआ ना ये सब, कि अब मैं बताऊंगा वो टाइम वेस्टिंग है। बट फिर भी सोवरेन एआई के क्या फायदे होंगे, एक तो भाई स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट हमें मिलेगा और दूसरा इकोनॉमिक एडवांसमेंट भी मिलेगा, क्योंकि इसी एआई का यूज करते हुए हमारे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप हम बढ़ा सकते हैं। और जो स्ट्रेटेजिक है तो वही सर्वेलेंस करना, ठीक है, आजू बाजू की जो हमारी कंट्रीज है उसमें रिस्क को मेजर करना, ये सब हम कर सकते हैं इजिली। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अगेन। अब देखो ये मैं चीजों को थोड़ा भगा रहा हूँ ना, आपको अगर कुछ समझ ना आता हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, बाकी इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, सब बकवास दे रखा है, तो मैं खामखा समझा वो ठीक नहीं बनता है। ओके, अब ये आपके आज के क्वेश्चन रहेंगे, ये आपको बताना है, दोनों अगेन पीवाईक्यू है, तो कोशिश जरूर करना अटेम्प्ट करने की। अभी देखो एक्चुअली ये न्यूज थोड़ी सी काम की है जो मुझे बतानी चाहिए। राइट टू एक्सेस टू जस्टिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सबसे पहले तो क्या बात चल रही है, एक्सेस टू जस्टिस मतलब कि मुझे कोई भी मेरे राइट का वायलेशन होता है तो मैं जुडिशरी तक जा सकता हूँ, वही होती है जस्टिस की एक्सेस होना, ठीक है। अभी इसी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जब भी ऐसा लगे कि यार मेरा राइट वायलेट हो गया तो आप मुंह उठा के भाई जुडिशरी के पास आ जाओगे, वो सही नहीं है। एग्जाम्पल्स में मैं आपको बताता हूँ, भी आपको पता चलता है कि मेरे आजू बाजू कोई कंपनी है, वो बहुत पॉल्यूशन कर रहा है और वो पॉल्यूशन मेरी सांसों में जा रहा है रेस्पिरेशन के थ्रू, और मेरी हेल्थ खराब होती है, तो उसके लिए आप जुडिशरी के पास जा सकते हो, फाइन हो। बट फिर आपके पड़ोसी के पास कोई कुत्ता है और वो भौंकता रहता है और आप फिर जुडिशरी के पास चले जाओ कि वो कुत्ता बहुत भौंकता है यार, मुझे कंपनसेशन दो। इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसी सब जो लिस्टिगेशन होती है ना जिसमें कोर्ट का टाइम एक्चुअली वेस्ट हो जाए, उसको ही कोर्ट ने बोला है कि भाई ऐसा मत फाइल किया करो, इसको हम बोलते हैं फ्रिवोलस लिटिगेशंस, कि भाई इससे टाइम वेस्ट होता है और खामखा जुडिशरी के ऊपर बर्डन आता है, और इसी की वजह से जो एक्चुअली काम के केसेस हो वो जुडिशरी ले नहीं पाती है। इसीलिए बोला है कि भाई जस्टिस का मतलब ये नहीं कि ये आपका एब्सोल्यूट राइट है, तो उस तरीके से आप फालतू में इसको यूज नहीं करें, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में कि भाई ये एब्सोल्यूट राइट है कि नहीं है, तो डू रिमेम्बर ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये जो एब्सोल्यूट राइट है वो हमें कहाँ पे दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है, तो जब बेसिक प्रिंसिपल है हमारा रूल ऑफ लॉ का, वहां पे बात की गई है। साथ ही साथ जो हमारा आर्टिकल 14 है, वहां पे इक्वलिटी की हम बात करते हैं। फिर आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ की बात करते हैं। इन सब में भी बता गया है कि भाई एक्सेस टू जस्टिस इज एन फंडामेंटल राइट, ठीक है। डेफिनेटली फंडामेंटल राइट तो है ही है, बट क्या ये एब्सोल्यूट राइट है यार, ये क्वालिफाइड राइट है, वो हमें ध्यान देना है कि भाई एब्सोल्यूट नहीं है, ओके। और ये कौन से हमें जजमेंट में थ्रू बोला गया था, तो अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्पक सुदान 2016 केस। ये आपको याद रखना है, अपने जो मेंस का आंसर लिखना पड़ेगा उसमें आपको काम आएगा। और क्या ऐसा पूछा जाता है, यस पूछा जाता है, देख लीजिए। जैसे कि 2022 में पूछा गया था कि भाई राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस जो है वो हमारा एब्सोल्यूट राइट है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन था, यही आपको आज लिखना भी है, यही मैंने दिया हुआ है, तो देख लेना ध्यान से। अभी देखो अदर प्रोविजंस देख लेते हैं एक्सेस टू राइट जस्टिस के बारे में। तो भाई प्रेम्बल में हमारी बात की गई है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बात की गई है 39 क्लॉज ए के अंदर, जिसमें राइट टू फ्री एंड लीगल एड की बात करते हैं। और आर्टिकल 32 में बोला है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ये
आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में बोला है कि इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये बात ही किसकी करता है, विद जुडिक्शन की बात करता है, ठीक है, इसलिए बोला है। ग्रेट। फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की समझ लीजिए कि किसी एक कोई भी पर्सन है, उसका राइट वायलेट होता है और मुझे बुरा लग रहा है, तो मैं चाहूँ तो उनके लिए भी लिटिगेशन फाइल कर सकता हूँ, अगर जिसका कोई नुकसान हो रहा है वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो केस फाइल कर पाए तब जाके, ठीक है। इसी को बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट, कि मेरा इसमें जो इंटरेस्ट है वो पब्लिक का इंटरेस्ट है, लोगों का इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं फाइल कर रहा हूँ, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं लिबराइज रूल ऑफ लोकस स्टेंडाई। लोकस स्टेंडाई मतलब अग्रीव पर्सन। पहले ऐसा था कि जिसका भाई नुकसान हो रहा है, जो जिसका राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, वही कंप्लेन फाइल कर सकता है, बट फिर हमने इसको रिलैक्स कर दिया कि भाई दूसरे भी कर सकते हैं। अभी ये पीएलआई के जस्ट जो पीएलआई की हमने स्कीम ला दी, सॉरी स्कीम नहीं, ये जो पीएलआई को हमने अनुमति दे दी कि हाँ भाई पीएलआई आप डाल सकते हो, उसका हम पूरा का पूरा क्रेडिट किसको देते हैं, तो पीएन भगवती, ठीक है, पीएन भगवती हमारे जस्टिस थे, उनको देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही पीएलआई को शुरुआत की थी। और एट लास्ट अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म भी हमें ये काम आता है, ठीक है। दूसरे कौन से केसेस में भाई इसकी बात की गई है, राइट टू एक्सेस टू जस्टिस की, तो भाई सुब्रता रॉय सहारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, दलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, और केसी तराकन वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में 2023, ये रिसेंटली आया हुआ है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो देखो मेन से तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो आपको आ जाएगा, वो ठीक बात है, क्योंकि वो क्या आएगा इधर से तो डायरेक्टली नहीं आने वाला है, बट कुछ और रिलेटेड न्यूज होगी उसको ये कनेक्ट करके दे देंगे। जैसे कैसा आ सकता है कि डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एक्सेस टू जस्टिस एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर कुछ और लाइन लिखी हुई सकते हैं कि भाई क्रिटिकली एग्जामाइन हो सकता है, या फिर डिस्कस हो सकता है, या फिर हो सकते हैं कि भाई इसके हर्डल्स को बता दीजिए आप, या फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है उसको बता दीजिए, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। फिर आपको डायरेक्टली ये काम नहीं आएगा, बट इनडायरेक्टली इसका सब डेटा काम आ जाएगा। आपको याद यही रखना है, प्रीलिम्स के लिए यही याद रखना है कि एब्सोल्यूट है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं जो एक्चुअली काम की हो। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। भारत टेक, ओके ओके ओके, स्टेट फाइनेंस, ओके, इसको देख लीजिए। यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अभी देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मेरे पास कोई गैस पड़ी हुई है, ठीक है, कोई भी गैस या ऑयल पड़ा हुआ है, गैस को ही पकड़ते हैं, और ये मैं जमीन के अंदर एकदम प्रेशर प्रेशर का यूज करते हुए अंदर डाल देता हूँ, कि सारे पत्थर पत्थर के बीच में एकदम दबा देता हूँ ये गैस को। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं इसी को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एयर स्टोरेज। कैसे एयर स्टोरेज किया? कंप्रेस करके। कहाँ पे कंप्रेस किया? तो पत्थरों के बीच में, दिख रहा है ना, तो कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, वर्ड को बीच में से तोड़ दो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो इट इज अ टेक्नोलॉजी यूज्ड टू स्टोर एनर्जी बाय कंप्रेसिंग एयर इनटू सीड लोकेशन, ऑफ्टन अंडरग्राउंड माइंस, कैवर्न्स एटसेट्रा इनसाइड द सॉल्ट रॉक। जो मैंने आपको बताया ना कि भाई जमीन के अंदर हम स्टोर करके रख देंगे, दैट्स इट। चलिए अभी ना पहले मैं काम करता हूँ, बड़ी न्यूज हम कवर कर लेते हैं, भले थोड़ी बहुत ओके फिर भी कर लेते हैं। फिर हमारा भाई बिग डेटा क्रिएटेड, इंडिया ने ज्वाइन किया है यूएन की एक्सपर्ट कमिटीज ऑफ बिग डेटा एंड डेटा साइंटिस्ट फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले तो ये बिग डेटा क्या होता है, तो जो कोई भी डेटा कोई बड़े स्केल पे या फिर कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ अवेलेबल है, वेदर इट इज आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजीज, एल्गोरिदम्स, कोई एनालिटिक्स की बात है, वो सारे के सारे डेटा को हम क्या बोलेंगे, बिग डेटा बोलेंगे, ठीक है। इसमें देखो स्ट्रक्चर्ड डेटा भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। स्ट्रक्चर मतलब क्या है भाई, कोई फाइनेंशियल्स रिकॉर्ड है, हमारे ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड हैं, तो वो स्ट्रक्चर हो गए ना, क्योंकि एक्चुअली उसमें स्ट्रक्चर मिलता है कि 2 रुपए आए 2 रुपए गए। और फिर अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट है, कोई वीडियोज है, वो सब अनस्ट्रक्चर्ड है। और फिर होता है मिक्स डेटा, कि जिसमें ट्रेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल करते हैं एआई के। तो इन सब को आप इन शॉर्ट पाइल अप कर दो, को एक जगह पे रख दे तो कंबाइन कर देते हो, तो उसको हम बोलेंगे बिग डेटा, ठीक है। जो भी इंटरनेट के ऊपर इन शॉर्ट आपका डेटा है, वो सब क्या होता है, वो बिग डेटा ही होता है। हमने इसी बिग डेटा के अंदर जो पार्टनरशिप होती है यूएन की, उसको ज्वाइन किया हुआ है, मतलब इन सब का डेटा की एक्सेस हमें अब से मिल सकती है। इसमें भाई कैरेक्टरिस्टिक्स भी है बिग डेटा के, भाई वॉल्यूम हो सकता है, कितना बड़ा है डेटा, वॉल्यूम कितना है, फिर वेराइटी, वेलोसिटी एंड वेरासिटी, सब अलग अलग होता है। ये सब आपको नॉर्मल शब्द हैं तो पता होंगे, ठीक है। ओके चलिए, अभी इसका फायदा क्या होने वाला है, इंडिया ने अगर ज्वाइन कर लिया है ये एक्सपर्ट्स को, तो भाई सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज है
कि हमारे जो डोमेस्टिक एडवांसमेंट है उसको एक इंटरनेशनल गोल्स के साथ हम कंबाइन कर पाएंगे, क्योंकि जो ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है उससे हम कुछ ना कुछ सीख पाएंगे और हमारे यहाँ पे अडॉप्ट कर पाएंगे। फिर स्टैटिस्टिकल प्रोडक्शन हो पाएगा, हमारा नए इनोवेशंस आएंगे, कलेक्टिंग प्रोसेसिंग एनालिसिस हमारा अच्छा हो जाएगा और इंप्रूव कर पाएंगे हमारी खुद की भी डिसीजन मेकिंग्स को। ओके, एप्लीकेशंस क्या क्या है भाई बिग डेटा के? हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर है डेफिनेटली। अभी देखो जिधर भी डेटा है, डेटा हर एक फील्ड का होता है, तो हर एक फील्ड में फायदा होने वाला है। इसमें आपका कुछ सोचने वाली चीज नहीं है कि इसमें होगा या नहीं होगा, हर एक में होगा। वेदर इट इज हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, स्मार्ट सिटीज, एजुकेशन, अर्थ साइंस, सब में होने वाला है। किसी को भी आप थोड़ा सा हम तोड़ लें कि भाई मार्केटिंग में कैसे होगा, तो आप कस्टमर की इंसाइट्स मिल जाएगी, कस्टमर क्या सोचते हैं, उनका अभी इंटरेस्ट किसके बेसिस पे रहा है। फिर एजुकेशन की बात करें तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग मिल सकती है कि जिसको जैसी लर्निंग चाहिए वैसी लर्निंग मिल रही है। जिसको जो कमजोर है वो उस तरीके से सीख सकता है। अर्थ साइंस का देखें तो भाई वेदर को हम जान सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हर जगह से हमें डेटा काम आता है। ओके, सब कुछ जो होता है वो डेटा ही होता है, इसीलिए जो कंपनीज होती है वो डेटा चोरी करने की कोशिश करती रहती है हमेशा। अभी देखो ये जो यूएन की कमेटी है बिग डेटा के रिलेटेड, उसके ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि भाई 2014 में इसको बनी गई थी, ऑस्ट्रेलिया इसकी पहली चेयर था। इसका मेन काम क्या है? तो ये भाई इंटरनेशनल लेवल पे हमें एक विजन प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है सारे ग्लोबल की कंट्रीज में। और इसका मेन काम क्या है? तो 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ओके। मेंबरशिप की बात करें तो 31 कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, और वही 16 जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है। ओके, अभी ये हमें काम कहाँ आ सकता है? ये शुरू को काम से पहले मेजर इनिशिएटिव देख लेते हैं इंडिया के। तो वे बिग डेटा इनिशिएटिव है इंडिया का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। फिर फ्यूचर स्किल प्राइम हमारी खुद का वही फ्यूचर स्किल प्राइम इनिशिएटिव है जो कि मीटी के द्वारा चलता है। इसमें भी अगेन हम क्या करते हैं? बिग डेटा को एनालिसिस करते हैं। फिर हमारा नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो कि नीति आयोग ने बनाया हुआ है। तो देखो ये तीनों के तीनों ना आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा किसका है। भाई नेशनल फ्यूचर डेटा की बात कर, नेशनल डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं तो नीति आयोग का आएगा। फिर फ्यूचर प्राइम की बात करते हैं तो मीटी का आएगा, और बिग डेटा की बात करेंगे तो डीएसटी का आएगा। ठीक है, अगेन देखो इसमें भी कुछ खास नहीं है, बट इनडायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं कि भाई इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है यूएन सीईबीडी को। ओके, जो कि किसकी बात करता है? बिग डेटा की बात करता है। दैट्स इट। चलिए देख लेते हैं, अभी पीछे तो कोई न्यूज नहीं रह गई है। यस, आगे ही देखते हैं। ओके, यहाँ पे देख लीजिए कि G20 शेरपास की रिसेंटली मीटिंग हुई थी और वहां पे हाईलाइट किया है नीड फॉर इंडिया टू बी अ ग्लोबल चैंपियन इन सनराइज सेक्टर। ओके, अभी देखो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ये शेरपा क्या होता है। तो हम अगर माउंटेन चढ़ते हैं ना, तो माउंटेन चढ़ने के साथ साथ हमारे साथ एक कोई ट्रेनर भी होता है जो हमें सिखाता है कि भाई आपको ऐसे चढ़ना है, ये वो उधर का जानकारी होता है। ठीक है, शेरपा। वैसे ही G20 शेरपा की बात करें तो G20 की एक्चुअल मीटिंग हो उससे पहले जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, मतलब इंडिया से कोई होगा, इंडोनेशिया से कोई होगा, उनकी पहले ही मीटिंग चल रही होती है एडवांस में। इसी को बोलते हैं शेरपा, G20 के शेरपा। जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स मिले, मतलब बड़े बड़े लोग मिले, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर मिल रहे हैं, उनसे पहले जो ऑफिशियल्स मिल जाते हैं उसको शेरपा बोलते हैं। और यहाँ पे इस मीटिंग में हाईलाइट किया कि भाई इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इन सनराइज सेक्टर। सनराइज सेक्टर क्या होता है? सनराइज कर रहा है ना, उसका मतलब कुछ डेवलपमेंट की बात चल रही है, कुछ आगे बढ़ने की बात कर चल रही है। तो सनराइज सेक्टर मतलब कौन से सेक्टर? जिसमें पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल है कि ग्रोथ हो सकता है। जैसे कि इंडिया का फार्मा सेक्टर, हम ऐसा हमेशा प्रेडिक्ट करके बैठते हैं कि जो इंडिया का फार्मा सेक्टर है ना, वो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। स्पेशली कोविड-19 के दौरान तो हमने फिनोमिनल ग्रोथ हासिल की है और उसके बाद भी हम बहुत अच्छा चल रहे हैं। इवन जब पूरा इकोनॉमी हमारा डाउन होता है ना, तब हमें जो संभालता है, स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ और पूरी इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, तो जो फार्मा सेक्टर है वही हमें संभालता है। क्योंकि जब भी कोई खराब न्यूज आती है तब सब कुछ गिर सकता है, बट उसी खराब न्यूज में फार्मा सेक्टर है वो आगे बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि कोई बीमारी आ रही है, जैसे रिसेंटली एचपीएमवी आ रही थी अपनी ये चाइना से, तब कौन सा सेक्टर बढ़ेगा? फार्मा सेक्टर बढ़ेगा, राइट? दवाइयों वाला। क्योंकि कोई बीमारी आ रही है तो बढ़ना कौन वाला है? फार्मा बढ़ने वाला है। और ऊपर से इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है और जो एक्सपोर्ट्स है वो बहुत अच्छा है। फिर इंडिया का जीनोमिक्स डेटा हम जीनोम में बना रहे हैं भाई।
फिर क्लीन एनर्जी की और क्लीन मोबिलिटी की और फेम की हमारी स्कीम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ये सारे के सारे इंडिया के सनराइज सेक्टर हैं। सनराइज सेक्टर्स दैट इज डेवलपिंग एंड पोइज्ड फॉर रैपिड ग्रोथ। ग्रेट। और ये तो कुछ भी नहीं है, इवन ये जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर हैं, हटाओ यार ये नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में अगर जो हम कर रहे हैं वो भी काफी अच्छा है। फिर हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो भी काफी अच्छा है। फिर मेनली हमारा जो आईटी सेक्टर है वो तो ऑलरेडी सनराइज्ड हो चुका है, बट फिर भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो चल रही है इसकी। ओके, सिग्निफिकेंस क्या होता है भाई सनराइज सेक्टर का? कॉमन सेंस है भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी, डाइवर्सिफिकेशन हो पाएगा, कि जैसे कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी, बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी जो हमारे चल रहे हैं उसमें और हमें फायदा मिल सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकता है जैसे कि एआई, मशीन लर्निंग, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और हमें जल्दी जा सकते हैं जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी और नेट जीरो बाय 2070। तो इन शॉर्ट ये सब में हमें फायदा मिलने वाला है, इसमें कुछ डिस्कस करने का बात नहीं है। चैलेंजेस क्या-क्या आप खुद बताइए कि कोई भी कंपनी के लिए चैलेंजेस क्या-क्या हो सकते हैं? ये सेक्टर्स हैं तो इन शॉर्ट तो कोई कंपनी चला रही है ना, क्या दिक्कत हो सकती है? भाई पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं हो सकता है, ठीक है? दूसरा क्या दिक्कत होगा, इंडिया के अंदर ये दिक्कत मेजरली देखा जाता है कि स्किल्स नहीं है। क्योंकि आप देखो ना, तो अभी रिपोर्ट तो मुझे याद नहीं है, बट एक रिपोर्ट मैंने देखी थी, मुझे उसका डेटा याद है कि इंडिया के अंदर अराउंड 10%, 5 टू 10%, 5% ही है शायद, तो हाँ 5% ही है जब तक मुझे याद है, कि अराउंड 5% जितनी पॉपुलेशन है वो स्किल्ड है। जबकि उसी वक्त हम जब साउथ कोरिया में देखते हैं ना, तो उधर 90% जितने स्किल्स पर्सन है। जापान की बात करें तो 80 प्लस, 80-85 जितने हैं वो स्किल्ड हैं, और हमारा सोचो 5% स्किल्ड है। और एक्चुअली आपकी बात सही भी है ना हमारी, कि आप अपने आजू-बाजू की देखिए, आपके आजू-बाजू की जो भी पॉपुलेशन है, जो रह रहे हैं लोग, उसमें से कितने हैं जो कोई एक फील्ड में बहुत ही मतलब आगे बढ़ चुके हैं, स्किल्ड हैं बहुत ही, कि उनको बहुत अच्छा आता है? आपको कोई नहीं मिलेगा। यूजुअली कोई नहीं मिलेगा, ठीक है? चांसेस है कि आपको 10 लोग देखोगे ना, 10 में से 2 मिलेंगे, बाकी कोई नहीं मिलेगा। यही बताता है कि हमारा 5% के आसपास चल रहा है। ओके, फिर भाई टेक्नोलॉजी चैलेंजेस है कि भाई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो होती है उससे हम अभी भी इंपोर्ट के थ्रू ले रहे हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स। हम इवन सोलर सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बट जो सोलर का पीवी सेल्स होता है, पीवी सेल्स वो हम कहाँ से लाते हैं? वो हम लाते हैं चाइना से। तो वो तो वही बात हो गई कि एक सेक्टर को हम बढ़ा रहे हैं, पर वो सेक्टर जो बढ़ रहा है वो भी डिपेंडेंट किस पे है? चाइना से। फायदा किसका हो रहा है? चाइना का हो रहा है। तो ये भी हमें चैलेंजेस है। फिर प्रमोट क्या-क्या किया है प्रमोट करने के लिए क्या-क्या इनिशिएटिव लिए हैं? तो भाई पॉलिसीज़ बनाई है, जैसे कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया और नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में हम फेम इंडिया स्कीम चलाए हुए हैं, ताकि कोई भी अगर ईवी के रिलेटेड अपनी गाड़ी लेना चाहता है तो उसमें ये काम आएगा। वैसे ना ये जो फेम है ना, फेम पहले चलती, मतलब पहले अभी भी चलती है, बट पहले चल उसका नाम था, उसको हमने बदल दिया। अभी इसका नाम मतलब फेम-वेम कुछ चल नहीं रहा है। अभी जो चलता है ना उसका नाम है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्राम, ठीक है? ये फेम पहले था फेमस, अभी ये इसको बदल के हमने 2024 के शायद बजट में बदला था, उसको हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्राम बना दिया है। फिर और क्या फ़ायदा हो सकता है हमें? तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हमारे क्या-क्या इनिशिएटिव लिए हुए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स बनाए हैं, फिर स्मार्ट सिटीज़ मिशन बनाया है, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमने क्वांटम मिशन बनाया है, नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज बनाया हुआ है। फिर पीएलआई स्कीम है डेफिनिटली, फिर एडवांस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स बनाए हुए हैं। तो बहुत कुछ हमने काम किया है, और ये सब किसके लिए है? तो हमारे जो सनराइज़ सेक्टर है उसको बूस्ट मिल सके उसके लिए है। फिर वही रिपोर्ट आई है माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड। सबसे पहले तो माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, ठीक है? तो देखो वर्ड को ही तोड़ दो, तो ही हमें पता चल जाएगा। माइक्रो प्लस फाइनेंस, माइक्रो मतलब छोटा, फाइनेंस मतलब फाइनेंस, ठीक है? छोटे लेवल पे जो उधार दिया जाता है, तो वही लिखा हुआ है, देख लीजिए कि माइक्रो फाइनेंस इज़ अ प्रोविजन ऑफ थ्रिफ्ट क्रेडिट एंड द अदर फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट of very small amount to the poor in rural or semi-urban or urban areas to raise their income levels and improve their living standards, ठीक है? इन शॉर्ट हमारा यही है, क्रेडिट ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट टू द पुअर। न्यूज़ में क्यों था भाई ये चीज़? तो भाई माइक्रो फाइनेंस की जो भी हमारी चल रही है, सॉरी, माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर्स हैं उसमें हमें नोटेबल राइज देखने को मिल रहा है, इसलिए न्यूज़ में था। दैट्स इट। नो, इसमें ना हम कोलेटरल फ्री लोन देते हैं डेफिनेटली, और छोटे-मोटे लोन अगर दे रहे हैं तो डेफिनेटली कोलेटरल फ्री दें, मतलब कोई सिक्योरिटी न रखें, तो ही फायदा रहता है। आगे माइक्रो फाइनेंस के फायदे क्या होने वाले हैं कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा, कि जो छोटे-मोटे लोग हैं, लो मिडल इनकम
स्टेटस से आते हैं, उनको ना इजीली लोन मिलती नहीं है, तो वो बहुत सारे बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं, घर नहीं ले सकते, मतलब बहुत सी दिक्कत होती है, तो ये हो जा सकता है। फिर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन का हम काम कर सकते हैं भी, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट के साथ, या फिर छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग में कोई जुड़ा हुआ है, उसको पैसा मिल जाएगा। फिर वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, ठीक है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप यूजुअली कौन चलाती होती है, वुमन चलाती होती है। अगर उनको इसके ऊपर लोन मिल जाती है तो उनका भी फायदा होगा, और रिवॉल्वर वैसे मिलती भी है, ठीक है। इसके रिलेटेड ही ये वुमन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी हम प्रोग्राम लेके आए थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, की जो भी ग्रुप बना हुआ है वो सारे के सारे मिलकर किसी को लोन चाहिए तो उनकी गारंटी लेंगे और उनको पैसा मिल जाएगा। ओके, बट फिर भी देखो बहुत से चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि लो कॉस्ट एंड लॉन्ग टर्म फंड, कि भाई ज़्यादा ना उधर से पैसा उठाना ही डिफिकल्ट है, कि जो कंपनीज़ है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, उनको ही पैसा नहीं मिलता है। फिर वो बाँटेंगे कैसे? तो वो वही पैसा नहीं उठा पाते हैं और ना ही वो फिर दे पाते हैं। फिर रिस्क हमेशा हाई होता है, क्योंकि जो भी हम लोन दे रहे हैं वो कोलैटरल फ्री दी जा रही है। तो दिक्कत तो है, ऑलवेज़ देयर इज़ वेरी मच रिस्क। फिर डेट वेवर कैंपेन है, स्टेट कई बार ऐसा करती है कि जो भी पैसा लिया हुआ है मतलब छोटे-मोटे लोगों ने, वो माफ़ी, वो हम आपको प्रोवाइड कर पाएँगे, प्रोवाइड कर देंगे। बट क्या यूजुअली स्टेट सारे के सारे प्रोवाइड करता है? नहीं करता है। कई बार क्या होता है पता है? समझ लीजिए कि XYZ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और उसने फार्मर को ₹100 उधार दे रखे थे। अभी स्टेट अनाउंस कर देती है कि भाई फार्मर की जितनी भी लोन है उन सारी की सारी को हम चुका देंगे, दैट्स इट, खत्म। फिर गवर्नमेंट जाती है ना और SBI को क्या बोलती है कि भाई आपका जो इंटरेस्ट है ना वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? हम तो सिर्फ आपको ₹80 ही देंगे, लेना हो तो ले लो वरना मत बोलो, खत्म करो इस बात को। फिर इसमें SBI का क्या नुकसान हो गया? जो इंटरेस्ट उन्हें मिलने वाला था, कि फार्मर्स अगर जो भी 5 साल 10 साल चलाते और इंटरेस्ट पे करते, उससे ही SBI का फ़ायदा था। मतलब जो भी बैंक है इन शॉर्ट उसका फ़ायदा था, जिसने भी लोन दिया था। बट अभी गवर्नमेंट डायरेक्ट पेमेंट करती है, वो इंटरेस्ट तो मिलने से रहा, ठीक है? और ऊपर से कई बार तो पूरा गवर्नमेंट पेमेंट करती ही नहीं है, उसमें भी उनको दिक्कत हो जाती है। तो ये दिक्कत है, पहला तो। फिर नीचे भाई माइक्रो फाइनेंस की स्कीम देख ले, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम हम लेके आए हैं, फिर मुद्रा स्कीम लेके आई है और क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। फिर ना हम ये भी लेते आए थे, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। अभी मुझे पता नहीं बीच में आई आता है कि नहीं आता है, पर ऐसा कुछ तो था, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये यूजुअली कोविड के टाइम पे फेमस हुई थी। अभी देखो ये क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यस पूछे जाते हैं। माइक्रो फाइनेंस से 2-3 बार क्वेश्चन आया है, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस एज़ एंटी पॉवर्टी वैक्सीन, और उसके रिलेटेड बात की गई थी। और भाई ये जैसे ये आर्टिकल था, ये देखो वैसे बकवास था बट इसके पॉइंट्स आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। ये जो मेजर्स है ना, कि क्या-क्या हमने अब बढ़ाया है, ये बहुत जगह काम आते हैं और हर एक के आते हैं। क्योंकि उसी मेजर को यूज़ करते हुए हम उसके चैलेंजेस में जा सकते हैं, क्योंकि जब आए तब कोई नीड होगी, ठीक है? तो नीड या चैलेंजेस में जा सकते हैं और ये आ चुके हैं तो उसमें कुछ फ़ायदा होगा, तो दोनों चीज़ आप उससे कवर कर सकते हो। ओके चलिए, बड़ी न्यूज़ हमारी हो गई। अगेन आज देखो न्यूज़ में ख़ास कुछ है नहीं कि मैं आपको इतना समझा पाऊँ, इसीलिए मुझे थोड़ा बकवास है फिर भी थोड़ा बहुत बताना तो है, मेरा फ़र्ज़ है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ऐसा भी कुछ आर्टिकल नहीं था कि भई मैं उससे कुछ लिंक करते हुए आपको जीएस बता दूँ। बाकी हमारा टारगेट रहता है कि रोज़ एक जीएस का टॉपिक हम करें। बट आज कुछ ऐसा टॉपिक ही नहीं है कि मैं उसको एक्सट्रैक्ट करके आपके पास पहुँचा लूँ। ओके, न्यूज़ देखते हैं, शॉर्ट न्यूज़, कि भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, क्लीन टेक, क्लीन टेक्नोलॉजी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफ़ॉर्म, दैट्स इट। यहाँ पे ना अलग-अलग क्लीन टेक की जो भी कंपनीज़ होगी वो साथ में आएँगी और एक-दूसरे के साथ बातचीत करेगी। फिर इससे वो आगे अगर कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और कोई इनोवेशन करना चाहें तो भी कर सकते हैं, दैट्स इट। ये किसने भई ऑर्गेनाइज़ किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ऑर्गेनाइज़ किया था भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफ़ॉर्म को एट भारत क्लाइमेट फोरम 2025। ओके, इन शॉर्ट जो क्लीन टेक के साथ कंपनीज़ जुड़ी हुई है, उन सबको हम मिलाते हैं, बातचीत करवाते हैं, शेयर आइडियाज़ एटसेट्रा, एटसेट्रा। ओके? चलिए, फिर है शेड्यूल एम ड्रग्स ऑफ कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945। तो देखो रिसेंटली हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने बताया हुआ है कि जो शेड्यूल एम की गाइडलाइंस थी उसको रिवाइज़ किया है और बोला है कि भई अगर आप में कोई दिक्कत आ रही है, मतलब जो भी कंपनीज़ है अगर वो कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर कोई ड्रग है उसको रिकॉल कर रहे हैं कि भई वापस ले लें मार्केट से, या फिर उसके अंदर कोई डिफेक्ट का या फिर कोई क्वालिटी कंप्लायंस था वो भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था, तो भई आपको बताना है, दैट्स इट। कंपनी उसको बताएगी कि मिनिस्ट्री को भी ऐसा-ऐसा हुआ है, ठीक है? शेड्यूल एम क्या होता है? तो यही प्रिस्क्राइब करता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को,
इन फार्मास्यूटिकल्स। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस क्या होती है कि भाई कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, मेथड्स कौन सी है, मशीन की प्रोसेस कौन सी है, उन सब की क्वालिटी की हम बात करते हैं। जीएमपी फर्स्ट इनकॉर्पोरेट कब हुआ था? तो शेड्यूल एम 1988 में। जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ठीक है, प्रैक्टिसेस। ये नॉर्मल है, चलो ऐसा कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर है यूट्रिकुलारिया या फिर ब्लड वॉट्स। ब्लड वॉट्स आप पढ़ो तो ज्यादा इजी रहेगा, ब्लडर वॉट्स। अभी देखो ये ना काफी यूनिक प्लांट है। मेरे लिए मैं आईएमपी भी डालता हूँ इसको। यूपीएससी हर साल एक दो प्लांट से पूछ लेती है, तो पॉसिबल है इस साल इससे पूछ ले। देखो ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये देखो एकदम प्यारा सा फूल जैसा है, ठीक है, और होता भी छोटा है, कुछ खतरनाक वतरनाक नहीं है, आपको फोटो से दिख रहा है। बट फिर भी ये होता है कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब किसी इंसेक्ट्स को ये खा जाता है। यहाँ पे देखो यहाँ शायद लिखा था, ये रहा, प्रोटोजा, इंसेक्ट्स, लार्व, मॉस्किटो, एवन टेडपोल्स, इन सबको ये खा जाता है। कैसे खाएगा? जैसे पत्ते होंगे ना, वहां पे समझ लीजिए कि कोई मॉस्किटो आ रहा है और बैठा हुआ है और यहाँ पे कुछ खा रहा है। अचानक से जो इसका पत्ता होगा उसको अंदर सक कर लेगा। समझाता हूँ, मतलब ये इसका पत्ता है, ठीक है, समझ लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे डाल दीजिए, ये उसका पत्ता है और यहाँ पे समझ लीजिए कोई एक मॉस्किटो बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। ये अचानक से जो पत्ता है ना, अपने अंदर इसको मॉस्किटो को सक कर लेगा, अपने अंदर डायरेक्टली ले लेगा, ऐसे करके ठक करके ये फंस जाएगा। फिर एक बार ना आपको वीडियो देखना हो तो वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, कोई एक आध छोटा मोटा देख लेना, पता चल जाएगा। इन शॉर्ट जो मैंने आपको बताया ना, पत्ते पे बैठा अचानक से अपने अंदर सक कर लेगा, दैट्स इट, और फिर वो बाहर नहीं निकल सकता है। बस इसी को बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्निवोरस प्लांट। ये न्यूज में क्यों था? तो ये रिसेंटली हमें राजस्थान में बहुत बड़ी मात्रा में देखा गया, इसलिए न्यूज में था। कहाँ पे मिलता है? तो लेक, स्ट्रीम्स, वाटर लॉक सॉइल्स हो, वहां पे ये मिल सकता है। क्या फायदा होगा? तो बायोडाइवर्सिटी बूस्ट होती है, एनवायरमेंटल बैलेंस बना रहता है और पॉपुलेशन जो होती है स्मॉल इंसेक्ट्स की वो कंट्रोल में रहती है। फिर भाई ऊपर देख लीजिए रॉड टैप। अभी देखो कोई, मैं समझ लीजिए कोई भी चीज है XYZ, मैं वो चीज का एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए या फिर घटाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, राइट। हमारा एक्सपोर्ट अगर अच्छा होता है तो मैं जो गुड होगा, गुड्स एंड सर्विस होगी, वो किसी फॉरेन कंट्री को दूंगा, ये मैं दूंगा और उसके बदले में क्या लेके आऊंगा? गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में मैं फॉरेक्स लेके आऊंगा, ठीक है। और हमारे यहाँ तो फॉरेक्स की जरूरत होती है ना, तो एक्सपोर्ट्स हमारे लिए अच्छे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट तो एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं है कि भाई टैक्स नहीं लेंगे, बट टैक्स लेते हैं और उसके बाद आपको दे देते हैं स्क्रिप। मतलब कि समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ले लेते हैं कि एग्जांपल किसका ले, आलू का ले ले, आलू का ले लेते हैं, चलिए फॉर एन ऐसे ही ले रहा हूँ, ठीक है, हाइपोथेटिकल है, आलू को दिमाग में रख के मत मानना। ठीक है, आलू का लेता ही नहीं, हम मोबाइल चार्जर का ले लेते हैं, ठीक है, चार्जर चार्जर का ले लेते हैं, वो ठीक है, चार्जर। अभी समझ लीजिए चार्जर के ऊपर जो टैक्स लगता था वो सब अलग बात है, बट एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगती है, ठीक है, एक्सपोर्ट के चार्जेस भी होते हैं। अभी मेरा चार्जर था, वो था 100 रुपए का, और एक्सपोर्ट का जो चार्ज था वो लग रहा था 20 रुपए। दैट्स इट। तो मेरा टोटल मुझे कितने में पड़ा? 120 रुपए में मैंने एक्सपोर्ट किया कोई चीज। अभी गवर्नमेंट क्या करती है, बोलती है कि जो ये हमने 20 रुपए आपसे लिए थे ना, वो हम आपको वापस दे देंगे। मतलब आपको पहले तो 120 देने हैं, फिर हम आपको 20 रुपए बैक दे देंगे। और बैक देंगे तो क्या कहते, कैश में देने वाले हैं ये लोग पैसा? नहीं, ये लोग आपको देंगे स्क्रिप्ट, ठीक है। अब स्क्रिप्ट बोलते हैं या फिर स्क्रिप्ट बोलते हैं, ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्रिप्ट देते हैं। मतलब कि सी तो लिखा ही नहीं है, स्क्रिप्ट देते हैं, मतलब कि उसका एक आपको टोकन मिल जाएगा। यहाँ पे टोकन या फिर स्क्रिप्ट, मतलब सेम समझ लीजिए आप, दोनों सेम ही बात है। अभी मैं इसका ट्रेड कर सकता हूँ, मतलब कि किसी को कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है, और उस पे कोई टैक्स लिमिट नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पे तो हमें 20 रुपए मिल गए थे ना, वापस मिल गए थे ये स्क्रिप्ट के फॉर्म में। अभी कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, वो किसी और के पास से स्क्रिप्ट ले सकता है कि यार मुझे ये टैक्स नहीं भरना है, आप चाहो तो मुझे स्क्रिप्ट दे सकते हो। ये बोलेगा कितने की स्क्रिप्ट थी? मेरे पास भाई 20 रुपए की स्क्रिप्ट पड़ी थी। ये बोलेगा आपको पास तो ऐसी ही पड़ी हुई ना, मैं आपको 19 दे देता हूँ भाई, दे दीजिए। तो ट्रेड हो गया, ठीक है। ऐसे हो सकता है, ये पॉसिबल है कि ये बंदा बोले कि मेरे पास 20 की है पर मुझे 22 चाहिए। ये बोलेगा कि हाँ भाई दे दीजिए। इन शॉर्ट ये स्क्रिप्ट इशू करते हैं। अभी ये स्क्रिप्ट इशू किया, उसका फायदा क्या हुआ? देखो कायदे से तो मुझे 120 पड़ा ही नहीं, मुझे 100 रुपए में ही एक्सपोर्ट हो गया। ऊपर से ये 20 रुपए की मुझे स्क्रिप्ट मिल गई, छोटू सा इन्वेस्टमेंट भी हो गया। और साथ ही साथ इसको मैं फिर बेच भी सकता हूँ, ये एक ट्रेडेबल फॉर्म है, ठीक है।
ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी फायदा हो गया। और इसका दूसरा फायदा क्या होगा कि अगर मेरे पास स्क्रिप है तो दूसरा भी कोई होगा वो एक्सपोर्ट ही करेगा ना, कि भाई एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले टैक्स मेरा घट जाने वाला है, तो एक्सपोर्ट ही करो। इसीलिए इसको बोलते हैं रॉड टैप। रॉड टैप क्यों? नाम में ही देखो, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। किसके ऊपर ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिमिशन हो रहा है, मतलब वापस मिल रहा है, तो भाई एक्सपोर्ट के ऊपर होगा, उसमें वापस मिलेगा। तो वो देख लीजिए 21 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको लेके आ रही है। अभी आप जितना भी टैक्स दिए हो वो आपको वापस मिलेगा, रिबेट मिल जाएगा, बट रिबेट किसके फॉर्म में मिलेगा? ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और ये कौन देगा आपको? सीबीआईसी देगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड इट इज एंड टू एंड आईटी एनवायरनमेंट। ओके, तो इन शॉर्ट ये ट्रेड हो सकता है आईटी एनवायरनमेंट के अंदर। चलिए, इतना काफी है। और यहाँ पे फिर ये न्यूज देख लेते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगेन ये सब आपको पता है, फिर भी बता देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली ने एड्रेस दिया था 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको वही सबसे पहले तो कौन से आर्टिकल के थ्रू बनता है? तो 3315 से लेकर 323 आर्टिकल के थ्रू ये इसके प्रोविजंस होते हैं। इसको अपॉइंट कौन करते हैं? तो भाई गवर्नर अपॉइंट करते हैं। टर्म क्या है? तो 662 ईयर्स की टर्म है। और रिमूव कैसे होंगे? तो प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव होंगे, एज सेम एज यूपीएससी के मेंबर जैसे रिमूव होते हैं, ठीक है। इसके भी क्राइटेरियाज क्या है रिमूव होने के? तो भाई इंसॉल्वेंट हो जाए बंदा, या फिर दिमाग चला जाए, मिसबिहेवियर हो, अनफिट हो, तब इसको रिमूव किया जा सकता है। और रिमूव से पहले भी क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की कायदे से इंक्वायरी बैठेगी, तब जाके होगा। ओके, और कुछ नहीं। अभी आपका काम क्या है? इसको ना लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना। ये न्यूज में है तो आपका फर्ज बनता है इसको पढ़ ले। ओके, यहाँ पे कुछ छूट नहीं गया ना यार? नहीं नहीं छूटा है। फिर है होलोंग पर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हमने बहुत बार देखा हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि कहाँ पे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आसाम के अंदर है। ये फेमस क्यों है? तो यहाँ पे हमें गिबॉन देखने को मिलता है, इसलिए ये गिबॉन के नाम से फेमस है। तो कंटेंट्स इंडियाज ओनली गिबॉन स्पीशीज, हुलॉक गिबन, दूसरी कोई स्पीशीज हमारे यहाँ पे नहीं मिलती है, ठीक है। एंड नॉर्दर्न इंडियाज ओनली नॉक्टर्नल प्रीमेट्स, नॉर्थन इंडिया का, ठीक है, नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया का, नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया का ओनली नॉक्टर्नल बंगाल स्लो लॉरेस। तो हमें दोनों के दोनों यहाँ पे देखने को मिलते हैं, दैट्स इट। ओके, आपका काम, मतलब हमें काम का क्या है एक्चुअली? ये हुलॉक गिबन के बारे में हमें जानना है, और ये बंगाल स्लो लॉरिस के बारे में जानना है। और ये एरिया भाई न्यूज में क्यों था? ये गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों न्यूज में थी? तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने रिसेंटली अप्रूवल दे दी है कि हाँ भाई, जो कंपनीज है वहां पे ऑयल एंड नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन कर सकती है इस सेंचुरी के इको सेंसिटिव जोन के यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी बात है, अब इसको मेंस में यूज कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उसका काम आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये देखिए, हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये आपको पता ही है, हम यूज करते हैं, ठीक है। इवन हमारे यहाँ पे भी कल है, 14th ऑफ जैन है, तो हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट होने वाला है मकर संक्रांति नॉर्थ इंडिया के अंदर। और जगह पे कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? तो भाई लॉरी सेलिब्रेट होता है पंजाब के एरियाज में, पोंगल सेलिब्रेट होता है साउदर्न इंडियाज में, और बोगाली बिहू सेलिब्रेट होता है असम में, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है। ये छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, नाम से ही कि भाई ये क्या है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है या फिर कोई सेलेशियल बॉडी है, रिलीजियस फॉर्म है। ये सब तो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, अलग अलग नाम से बस जाना जाता है। फिर है हैती ट्राइब, हत्ती ट्राइब, एक्चुअली हट्टी, ठीक है। हट्टी नाम से ही क्या पता चल रहा है आपको? हल्का सा तोड़ो तो आपको हट दिख रहा है ना। हट, हट मतलब क्या होता है? वो झोपड़ा जैसा नहीं बनाते, उसको बोलते हैं हट, ठीक है। झोपड़ा में लिख देता हूँ, उसको हट बोलते हैं। तो इसी हट में जो रह रहे थे उनका नाम पड़ गया हैटी, ठीक है। तो ये नोटिफाइड हुए हैं एज अ शेड्यूल ट्राइब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2023। इन ट्राइब को ट्रांसगिरी भी बोलते हैं, ऑफन रिफर टू एज अ ट्रांसगिरी ड्यू टू उनकी लोकेशन कहाँ पे? तो गिरी एंड टोन रिवर के एरियाज में है। सबसे ज्यादा हमें कहाँ पे मिलते हैं? लिव इन स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। और ये न्यूज में क्यों था? तो ये हैती ट्राइब अपना त्योहार मना रही थी, बोड़ा त्योहार फेस्टिवल, इसलिए न्यूज में था। इस बोड़ा त्योहार को हम माघो का त्योहार भी बोलते हैं। ओके फाइन है, कोई बड़ी बात नहीं है और इजी भी है, ठीक है। लास्ट न्यूज है हमारी इंडो बर्मिज पेंगोलिन। देखो पेंगोलिन यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है 2023 में, फिर से देख लेते हैं। तो देखो ये होता है पेंगोलिन, आपने उम्मीद करता हूँ मैं कि आपने कार्टून में कहीं पे देखा होगा, ठीक है। मूवी में तो शायद ना देखा हो, बट कार्टून में तो एटलीस्ट देखा ही होगा। रिसेंटली साइंटिस्ट ने बताया है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने नई स्पीशी डिस्कवर की है पेंगोलिन की, इंडो बर्मिज पेंगोलिन, ठीक है। कैसे?
तो भाई जेनेटिक एनालिसिस उनका हम कर रहे हैं और हमें थोड़ा बहुत अलग मिल रहा है इसकी वजह से। अभी ये इसका नाम क्या है, तो ये फाइलोजेनेटिक स्पीशी है जो कि एशियन पेंगोलियन का ही टाइप है, जो कि किससे बिलोंग करता है, तो ये मैनिडे फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। इसका कलर यूजुअली डार्क ब्राउन होता है एंड डार्क ऑलिव ब्राउन विद फेशियल कलर्स ऑफ पिंकिश। तो इसका कलर डार्क ब्राउन से डार्क ऑयल ब्राउन हो सकता है और इसका फेशियल कलर है वो पिंकिश के टाइप हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन अरुणाचल प्रदेश, असम, भूटान, नेपाल, म्यांमार और एरियाज में हमें दिख सकता है। सो भाई दैट्स इट फॉर टुडे। आज की देखो वीडियो में कुछ खास था ही नहीं कि मैं आपको बता पाऊँ, और कोई भी कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि मुझे ज्यादा आपको बताना पड़े, सिर्फ और सिर्फ न्यूज थी। बाकी यू नो हम कैसे डिस्कस करते हैं। सो भाई आपका जो मैंने आंसर दिया है वो देख लेना, और ये आपके सारे क्वेश्चन है दोनों के दोनों। कोशिश जरूर कीजिएगा आप अपना अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और हाँ, मेरी वीडियो आपको अगर स्लो लगती है ना कि भाई मैं स्लो बोल रहा हूँ, तो उसको आप 1.25 पे प्ले किया कीजिए या फिर 1.5 पे प्ले किया कीजिए, क्योंकि कई बार तो मुझे भी लगता है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, पर मेरे स्लो बोलना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको थोड़ा फास्ट हो जाता है, उनके लिए यही स्पीड बराबर है। और ऑनेस्टली तो देखो, ये 2-3 बजे तक इतना तेज बोलना ना वही बस की बात नहीं होती है। पूरा दिन पढ़ लिख के थक लो और फिर इतना तेज तेज बोलो, थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसलिए भी स्लो बोलता हूँ मैं। तो ठीक है, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।